छोड़ छाड़ निकले हैं यंगिस्तान टूर पे। बट लेट मी टेल यू बच्चों, यू विल फाइंड फन एंड सफर एवरी मोड़ पे। तो युवाओं, मंजिल से पहले रास्ते तो भटक लें। चलो आपके सवालों के जवाब आज गुलफाम की गलियों में ढूंढ लें। ऑन प्लेटफॉर्म 90.8 FM with RJ अनुष्का। So let's start the journey on रेडियो मंजिरा 90.8 FM। हर पल खुशियों भरा। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ गई है आपकी आरजे अनुष्का। आज का ये जो गुलफाम का गलियों का सफ़र है, ये है टेढ़े मेढ़े रास्तों से, ऐसे रास्तों से जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की बात होने वाली है।
प्रकृति मतलब वो नेचर, वो वादियाँ, वो समाज जहाँ पे जाते ही साथ हम अपनी लाइफ की सारी टेंशन भूल जाते हैं। होता ही क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से हवा की सरसराहट होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, या फिर कहीं समुद्र का शोर है, या जंगलों में नाचते मोर है, इनका भी कोई मोल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रकृति, हमारा जो नेचर है, वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। और होता भी ऐसे ही है, क्योंकि जब लाइफ में बहुत केस होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब एक लंबा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, तो हम ट्रैवलिंग पे तो निकल जाते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग में निकलने के बाद में भी हम डिटैच सिर्फ लोगों से हो पाते हैं। हमें डिटैच होना है उन सभी चीज़ों से जिसकी वजह से हम एक्चुअली में नेचर से बहुत दूर हो चुके हैं। जाते तो है, सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ताकि वो सब चीज़ों को हम कैप्चर कर सकें, मेमोरीज बना सकें, दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी या फिर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो भी हमारी लाइफ ईजी हो सकती है, राइट? एक बार कोशिश करके देखना, इतना रिलैक्स फील करेंगे कि हमें एक्चुअली में जब हम ये जो नेचर वाली लाइफ है ना, उसको छोड़ के जब हम आर्टिफिशियल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब वी आर कनेक्टेड मोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, उस समय कितना डिस्टर्बेंस रहता है, और जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं तब कितनी शांति मिलती है। इसीलिए तो बचपन में जब कहते थे ना कि समर वेकेशन शुरू हो गए हैं तो सीधा गांव चलो। क्यों? क्योंकि एसी और कूलर की हवा आपको सिर्फ और सिर्फ शहर में मिलेगी, लेकिन जो पीपल की छाँव रहती है, वो शहर से जब जी भर जाता है ना, तब गांव की ओर ही जाने का मन करता है। तो आज हमें ना तो शहर ना गांव, आपको आना है सिर्फ गुलफाम की गलियों के इस छाँव में, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें होने वाली है जिसकी वजह से एक जो सॉफ्ट पावर है अपनी इंडिया की, उसके बारे में कुछ बात कर सके। क्या थी उसकी कहानी, क्या होने वाली है, आगे क्या चल रहा है, वो सारी बातें, कई सारी बातें आपके साथ में करनी है, लेकिन नेचर की छाँव में। नेचर को कभी छोड़ के जाना नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक खूबसूरत चीज़ है नेचर, वो हमें कहीं ना कहीं इंसानियत सिखा ही देती है, क्योंकि ऊपर वाली की सबसे सुंदर रचना जो है, तो इस सुंदर रचना को हम भी एंजॉय करते हैं, और हर एक पार्ट को गाने के थ्रू आप तक पहुँचाएगी आरजे अनुष्का। बने रही हमारे साथ ओनली ऑन गुलफाम की गलियों का ये जो सुहाना सफ़र अभी शुरू हुआ है। जॉइन अस ऑन दिस जर्नी ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, हर पल खुशी भरा।
कांटों से हो जाए पाँव न घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल। घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदिया लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम। क्या मौसम बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलो। चिकनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलो। चिकनी डगर वेल जिस तरीके से मौसम की बात होती है, लेकिन मौसम का जो मिजाज जैसे जैसे बदलता है, लोगों के भी मिजाज बदलने लग जाते हैं। बारिश है तो कोई खुश होता है तो कोई उदास हो जाता है। लेकिन आज हम जिस टॉक ऑफ द टाउन की गली में आज पहुंचे हैं, वहाँ पे बात हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की, या फिर उस कृषि प्रधान देश की जिसकी वजह से हमारा जो देश है, जिसकी जो सॉफ्ट पावर है एग्रीकल्चर, मतलब कि कृषि प्रधान देश में जो कृषि वाले नाम की चीज़ होती है ना, वो किस तरीके से इंडिया को इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर बना के रखी है आज तक, और उसी की वजह से कितना बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ये नहीं जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है, ये ज़रूर जानेंगे कि ये जो कृषि प्रधान देश हम बार बार कहते हैं, ऐसा क्यों, क्या ये अभी की बात है या फिर उससे पहले की बात है। बस उसी के बारे में बात करने के लिए हम ला पहुँचे हैं, या फिर आपको लेकर आए हैं इन गलियों में। क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना कि एक सभ्यता होती है, विविधता में एकता की बात होती है, तो इसमें नंबर 1 नाम भारत का ही आता है, क्योंकि कई सारे रंग भारत दिखा ही देता है। और अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई सारे ऐसे हमको प्रूफ मिल सकते हैं जो ये दर्शाते थे कि बहुत समय से ही भारत की भूमि पर, भारत के लैंड पर ही, यहीं पर जो एग्रीकल्चर है वो बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। वैदिक काल से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वो समय था जहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉप्स, जिसमें गेहूं है और गेहूं के अलावा धान है, दाल है, तिल, ये सब चीज़ें मेनली उगाई जाती थी। और फिर जैसे जैसे मौसम चेंज होते थे उसके अनुसार फसलों का उत्पादन करने लगे थे वहाँ पे लोग। जैसे सर्दी आएगी तो गेहूं और जौ शुरू कर देते थे। और यही वो समय था जब पेड़ पूजा, जो पेड़ की जो पूजा होती थी, वो वाला समय भी इसी समय शुरू हुआ। पीपल का, बरगद का जो पेड़ होता था उसकी पूजा, ये छोटा मोटा एग्जाम्पल है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। लेकिन ये वो समय था जो हम जनरली पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जिसको हम कहते हैं मिडिवल एज, जो 200 से 1200 ईसा पूर्व हम जो कहते हैं, उस ज़माने से भी कृषि चली आ रही है। क्योंकि ये वो समय था जहाँ पे जो डायरेक्शन वाइज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा करके क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे। जैसे अगर साउथ इंडिया है तो वहाँ पे काली मिर्च है, नारियल है, कपास, इमली आदि आदि ये सब चीज़ें उस समय उगाई जाती थी। और यही वो समय था जहाँ पर जितने भी क्रॉप्स थे उसको ठीक ढंग से बोया जाता था, काटा जाता था, सवारा जाता था, सिंचाई की जाती थी, मतलब सब फैसिलिटी उस समय अवेलेबल थी। और भारत का जो सबसे पहला डैम था वो आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है, और उसी समय कावेरी नदी पर यही डैम बनाया गया था। और यही डैम की वजह से इसमें जो पानी रहता था वो इरिगेशन के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये तो हो गया वो समय जब हम किताबें में पढ़े। और धीरे धीरे करके जब मुगल्स आए, जब उनका आगमन हुआ, तब भारतीय इतिहास में उस समय ब्रिटिश काल नहीं था, तो मुग़ल आने के समय में भी काफ़ी सारी जो फ़ारसी तकनीक थी वो भी
इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्वॉल्व कर ली गई थी। और जब दोनों तकनीक एक साथ मिली, दोनों टेक्नोलॉजी एक साथ मिली, तो बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगे और काफ़ी सारी वृद्धि भी होने लगी थी उस समय। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की नज़र से अगर देखा जाए तो उस समय का जो सिस्टम था उसकी वजह से कुछ जीडीपी भी ग्रोथ हो रही थी। और ऐसे ही करके जब फ़ारसी लोग आए, उनके साथ में कोई टेक्नोलॉजी आई, तो साथ साथ में मुग़लों के साथ साथ में जो पोर्चुगीज़ लोग थे वो भी आए, उन्होंने भी कुछ तकनीक लाई। लेकिन साथ साथ में तंबाकू की खेती भी उस समय शुरू हो गई थी और भारत से उस समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम भी शुरू हुआ। मतलब काली मिर्च जो हम स्पाइस और पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है इंडिया, उसका भी एक्सपोर्ट शुरू हो गया था। और बहुत सारे ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंडिया बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जो आज तक होता आ रहा है। और इस समय तक धीरे धीरे करके ब्रिटिश का भी समय आ गया। लेकिन भैया जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो दिए तो बहुत कुछ लेकिन लेकर भी बहुत कुछ गए। क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक टैक्स सिस्टम क्या है वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आए उन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया और क्रॉप सिस्टम की जगह कैश सिस्टम शुरू कर दिया। मतलब कैश क्रॉपिंग होने लगी थी और उस समय ज़्यादा महत्व इन्होंने एग्रीकल्चर को नहीं दिया। और जब ये आए थे तब इरिगेशन सिस्टम भी अस्त व्यस्त हो गया और जो खेती लायक जो फर्टिलिटी थी सॉइल की वो भी अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि देखभाल नहीं हो पा रही थी। और कई सारे ऐसे किसान थे जिनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था जस्ट फॉर द टैक्स। और इसकी वजह से जो भारत में एग्रीकल्चर सिस्टम था जो बहुत अच्छे से चल रहा था, उसकी एकदम कमर तोड़कर हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने उसकी तो पूरी की पूरी लेन देन इस तरीके से की कि वो अर्थव्यवस्था तो गिरी ही गिरी, जीडीपी गिरी ही गिरी, लेकिन साथ साथ में उसकी जो अलग हिस्ट्री है वो भी बनने लगी। लेकिन जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑब्वियसली उस समय एग्रीकल्चर सिस्टम का इतना अच्छा हाल नहीं था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके ये चीज़ भी उभरी, क्योंकि बहुत सारे रिवोल्यूशंस आए, हरित क्रांति का हो या फिर वाइट रिवोल्यूशन का हो, पिंक रिवोल्यूशन का हो, येलो रिवोल्यूशन का हो, हर तरीके का रिवोल्यूशन आया। ऐसी ऐसी क्रांति जो हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं विकास का ही काम किया। और ऐसे कार्यक्रम जो आते थे तो कृषि का हर फील्ड कहीं ना कहीं विकास करने का प्रयास करते थे। और कई सारे ऐसे सोर्सेज भी आने लगे, जैसे गोबर से हम गोबर गैस बना सकते थे। ये सब चीज़ें उस समय बहुत नई थी और धीरे धीरे करके यही चीज़ कृषि में और भी ज़्यादा विकास करने के काम आई। देखिए, ऐसे कहे या वैसे, ये जो मौसम का मिजाज बदलता है, लोगों के मिजाज बदलते हैं, तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है उसका भी हमें इतने अच्छे से वेलकम करना चाहिए कि भले ही वो देश के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन जब चीज़ें देश के लिए मायने रख के की जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं। लेकिन आज का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है वो भी जानेंगे अगले टॉक ऑफ द टाउन में। लेकिन आज के लिए यही था जो आपके साथ बातें शेयर करनी थी। बने रहिए मेरे साथ में ओनली ऑन रेडियो मंजिरा 90.8 FM, क्योंकि आगे आने वाली है हेल्थ की कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी है हमारी अपनी लाइफ के लिए। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मंजिरा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, अंगड़ाइयाँ लेती है। जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। वेल अपने देश की धरती बहुत कुछ उगलती है, बहुत कुछ देती है, और उसमें से एक चीज़ जो हमारा, हम कह सकते हैं कि एक मिनी सुपर फूड है, जिसको डेली इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसका नाम है तिल, जो बहुत छोटा सा दिखता है लेकिन फ़ायदे बहुत मोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े कर देता है। इसके अंदर में विटामिन्स होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, कैल्शियम, फाइबर, इतना सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है कि वी कैन डेफिनेटली कॉल इट एज अ सुपर फूड, क्योंकि ऑल राउंड है ना, हर चीज़ इसमें होती है जो चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी लाइफ में जो हाइपर टेंशन हो जाती है ना छोटी छोटी बात को लेकर, बस वो तनाव को कम करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो एक प्रेशर बन जाता है उस चीज़ को कम करने के लिए बहुत मददगार बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर में जो मैग्नीशियम होता है हाइपरटेंशन को कम करने के लिए जाना जाता है, और तिल के बीज इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में ये कैंसर जो होता है वो भी कम करता है, क्योंकि जैसे बताया एंटीऑक्सीडेंट होता है जो फ्री रेडिकल को बढ़ने नहीं देता है। तो बस इसके अंदर के ऑक्सीडेंट कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जाने जाते हैं, और इसमें जो फाइटेट होता है ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ही काम करता है। जो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में बिल्कुल ना हो या फिर कम हो, ऐसा ही हमेशा प्रयास करता है। और तिल के जो बीज होते हैं वो ल्यूकेमिया हो या ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर लंग कैंसर हो, कोलन कैंसर होते हैं ना, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि आप ये जो तिल है वो आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो तेल होता है, तिल के बीज का जो तेल होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से जितने भी पेशेंट्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे कई सारी डायबिटीज़ की दवा होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पॉजिटिव रूप में ही इसको इफ़ेक्ट करता है।
इसके अलावा सेसम सीड इज़ गुड फॉर द बोन हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि इसकी वजह से जो हड्डियों में हमें दर्द रहता है या हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ये सब चीज़ों में जब ज़्यादा कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, वो ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए, तो ये नेचुरली आपको प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑल्सो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, और फाइबर जहाँ पे डाइजेशन वहाँ पर, और ये हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से फ्लो हो जाए, जो भी खाना जा रहा है वो आराम से पच जाए। ये कब्ज जो होता है ना, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होती है, या फिर दस्त होता है, जिसको किसी को डायरिया हो रहा है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी ऐसी बीमारी होती है, कैंसर की संभावना को कम करने के लिए भी बहुत मदद होता है। और स्टेरोक्लोरोसिस होती है, दिल का दौरा है या स्ट्रोक है, ये सब चीज़ें जो होने के चांसेस होते हैं, इन सब चीज़ों को भी इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको कम कर देता है। इनफैक्ट सेसम सीड इज़ गुड फॉर द ओरल हेल्थ ऑल्सो। एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस करके एक बीमारी होती है, मतलब जिसकी वजह से जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं ना, उसकी वजह से जो होल्स हो जाते हैं, या जिसकी वजह से ही जो एक नॉर्मल बैक्टीरिया है आपके जो ओरल हेल्थ है उसमें डेंजरस साबित ना हो, उसको कम करता है। थोड़ा सा तेल लेकर अगर मुंह में इधर उधर थोड़ा सा घुमा लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ये जो बैड ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो दूर हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। सेसम सीड इज गुड फॉर द एनीमिया पेशेंट्स ऑल्सो, हार्ट हेल्थ ऑल्सो, आर्थरिटिस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ गुड फॉर द एंजाइटी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे नर्वस सिस्टम होता है या स्केलेटल सिस्टम होता है उसको सही रूप से काम करने के लिए ज़रूरी है। इट इज़ कॉल्ड एज ए एंटी स्पैस्मोडिक, मतलब एक ऐसी दवा जिसकी वजह से जो भी दर्द होता है या सडनली कुछ पेन शुरू हो जाते हैं ना, वो सब चीज़ों को कम करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। आँखों के लिए कहो, स्किन के लिए कहो, हेयर ग्रोथ के लिए कहो, हर जगह आपको ये जो सेसम सीड है बहुत कुछ लाभ देता है। इसलिए कहा ये सुपर फूड है। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करो, ठंडी हो या गर्मी, कोई भी मौसम में मॉडरेट क्वांटिटी में इसको ज़रूर खाएं, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें, और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी स्वस्थ होते जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही चटपटी बातें सुनने के लिए। बी राइट बैक, क्योंकि लाइफ लेसन सीखने का भी टाइम आ रहा है धीरे धीरे। अगर ये तिल नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ नहीं होती। तो ये जो छोटा सा गाना है डेडिकेटेड है तिल के लिए और तिल खाने वालों के लिए। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं, जितना महसूस करूं तुमको उतना ही बाबी लूं। तुम हो
दिस गाना इज टोटली एप्ट फॉर यू, यस यू, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है तो एक चीज़ याद रखना कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हॉबीज़ होती है जिसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि अगर हॉबी है तो तुम हो साथ मेरे पास मेरे, अगर तुम हो तो हम जी रहे हैं, तुम नहीं तो हम बहुत अधूरे हैं। तो अधूरी सी लाइफ को पूरा करने के लिए ही तो आरजे अनुष्का आती है। कुछ 4 चीज़ें आपको बता देती हूँ, क्योंकि हॉबीज़ जो पर्सनली हमने फील किया है, मैंने फील किया है कि आप लाइफ में कितने भी बड़े डिप्रेशन में क्यों ना जाओ, स्ट्रेस में क्यों ना जाओ, लेकिन अगर आपकी एक हॉबी है ना, एक ऐसी पसंदीदा हॉबी, वो आपको कितना गुना उस एरा से या फिर उस जर्नी से ही बाहर निकाल के फेंक देगी। भैया आपका हक है खुश रहने का, उदास रहने का नहीं। क्योंकि एक बार अगर इंसान ने अपनी हॉबी को पहचान लिया, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ता है कि भैया इंसान शायद मन में इतना जल्दी माउंट एवरेस्ट भी पहुंच जाएगा। बस वही कॉन्फिडेंस आपका एक हॉबी आपकी बढ़ा देती है, क्योंकि एक ऐसी जर्नी होती है जो आपको एक्सपीरियंस कराती है कि इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। वेदर यू आर परसिंग ए क्राफ्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स है, पजल है या फिर कोई स्किल डेवलप करना है, एक कहीं ना कहीं आपको डाइवर्जन मिल जाता है, एक पैशन मिल जाता है कुछ ऐसा करने के लिए। एंड साइमल्टेनियसली जब आप ये सब करते हैं, अगर आपका एक पर्पस के साथ में कोई हॉबी करते हैं, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। हाँ भैया आप चैलेंज आने दो, आई विल बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस, आने दो, बस यही एक शब्द है जो अपने आप गुनगुनाते हैं। दूसरी चीज़ है डी स्ट्रेस करने के लिए, जो अभी कहा। क्यों? क्योंकि हम जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने माइंड को कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए, ठीक वैसे ही कुछ केमिकल्स ऐसे लोचे होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से डी स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है या फिर नहीं सोल्यूशन है ना, वो होने लगता है। क्योंकि even if you are not involved in any kind of physical activity, you can still reap the benefits of having a hobby। क्योंकि एक शॉर्ट ब्रेक हमें मिल जाता है कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें हम पैशनेट तो हैं, लेकिन साथ साथ में रेजुविनेट भी हो रहे हैं, अपने माइंड को भी कर रहे हैं, अपने आप को भी कर रहे हैं। एंड ऑल दिस थिंग हेल्प यू टू हैंडल द चैलेंजेस इन द फ्यूचर इन अ बेटर वे। तीसरी चीज़ है, हॉबी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देती है सोशलाइज करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जो हम बोलते हैं ना, कि भैया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ सोशलाइज करो, लोगों के साथ मिलो। तो आप उन लोगों से मिलने के लिए पसंद करेंगे, जैसा काम आप करते वैसे ही लोग आपको मिलें। तो ठीक वैसे ही आपकी हॉबी आइदर थ्रू सोशल मीडिया, आइदर थ्रू पर्सनलाइज या फेस टू फेस टॉक करके आप वही चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, यू कैन मीट न्यू पीपल एंड यू कैन डिस्कस योर हॉबी एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू अ बिगर सर्कल ऑल्सो। सो आपकी जो हॉबी है वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है, जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। मतलब यूट्यूबर्स बन जाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते क्या नहीं कर सकते। एक छोटा सा पैशन आपको बहुत बड़ी जगह पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे छुपी रहती है क्रिएटिविटी। और यही चौथी चीज़ है जो आपकी हॉबी मददगार बन जाती है, मतलब आपकी हर क्रिएटिविटी को एनहांस कर देती है। सो सम हॉबीज़ डेफिनेटली रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। अगर आप उस क्रिएटिविटी को डेवलप कर लेते हैं, देन इट कैन बी बेनिफिशियल। तो अपनी हॉबी को पहचानना, जैसे कि मैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करती हूँ तो आई डायरेक्टली गो टू द गार्डन और ऐसा काम करती हूँ कि मुझे उस समय दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी काम देगा, मैं सुनने को रेडी नहीं होती, क्योंकि मुझे उस समय अपने पर्सनल लेवल पे काम करना है। भैया इफ़ आई एम गुड राइट नाउ, अगर मैंने अपने आप को 1 घंटा दे दिया है गार्डनिंग करते करते, मैं रिलैक्स हूँ ना, तो मेरे 23 घंटे इतने हैप्पी और इतने अच्छे निकलेंगे कि मैं और 10 लोगों को खुश रख सकती हूँ अपने बिहेवियर से। अपना बिहेवियर चेंज करना है तो अपनी हॉबी को जितना हो सके पर्सनलाइज लेवल पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, ब्रशअप करो और देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो बातें मैंने पर्सनली आपके साथ शेयर करी ना, डेफिनेटली आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दीजिए। कॉल कर दीजिए 7277990008 पर। हम यहीं हैं, हम सभी मिलकर आपकी बातें सुनेंगे। और सुनना तो है अभी, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। राइट आफ्टर दिस सॉन्ग आएगा छोटा सा इंटरव्यू, सुन लेंगे वो भी बातें और ले लेंगे कुछ इंस्पिरेशन। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजरा 90.8 FM पर। गुलफाम की गलियों में रहिए आरजे अनुष्का के साथ। सहेली मेरी बन जा।
सहेली मेरी बन जा, साथिया तू बन जा, साथिया। किसान और जय किसान। तो ये जो सिलसिला है किसानों के साथ में ये पूरा का पूरा समय बिताने का, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना कि ये जो मन में कभी कभी ख्याल आता है कि किसान का जीवन हम जी लें, तो क्यों ना आज हम यही सोचकर एक किसान को अपने इस शो में लेकर आए हैं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उनकी ज़िंदगी की जो खुशी होती है, वो अपने दिल से हम सब तक बयां कर सकें। हमारे बीच में आज मौजूद है सदानंद जी, जो कि एक किसान हैं फ्रॉम द गोंगलूर। तो हम आगे बात करें, हम चाहेंगे कि उससे पहले सदानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मंजिरा के स्टूडियो में। ओके मैडम। कैसा लग रहा है आपको इधर आकर? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। మంచిగా అనిపిస్తుంది మేడం। जी जी, वो तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका जो दिन शुरुआत होती ना, वो किस तरीके से होती, कुछ अपने बारे में बताइए। क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ा अपने बारे में हमारे जितने भी लिसनर्स हैं ना, वो जानना चाहते हैं। सुबह में उठकर आज का काम क्या करना और खेत का काम क्या है, पूरा सोच के हम परफेक्ट से काम करता हूँ। काम करते हैं तो सुबह उठते ही आपका जो डेली रूटीन होता है वो खेत में ही शुरू हो जाता है डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप किस तरीके के जो धान होते हैं या क्रॉप्स होते हैं, क्या उगाते हैं आपके खेत में? आपके खेत में उगते क्या हैं? धान डालते जी, रुई भी डालते हैं, धान भी डालते हैं, और रुई इधर डालने। अच्छा, రెండే పంటలు వేస్తాం ఇక్కడ। तो ये दोनों चीज में ऐसा कभी लगता है कि कुछ और डालना चाहिए, मतलब ये दोनों ही चीजों से आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, पैसा अच्छा आ जाता है? ఇక్కడ వరి సాగు ఎక్కువ చేయడం వల్ల కొంచెం లాభసాటిగా ఉంటుంది। వేరే పంటలతోటి అనుకూలంగా లేదు ఇక్కడ వాతావరణం। ఇక్కడ అనుకూలమైనటువంటి పంటలు ఈ రెండే అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఇక్కడ ఎక్కువ వేయడం జరుగుతుంది। अच्छा, तो जैसी मिट्टी होती है वैसा ही क्रॉप्स और वैसा ही चीज़ें आपको उगाना वहाँ पे अच्छा लगेगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप। जब ये सब चीज़ें करते हैं, क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, तो आपको किस तरीके का प्रॉब्लम सामने आता है, किस तरीके के चैलेंज आप फेस करते हैं? हर दिन किसान के रूप में आप काम करने के लिए जाते हैं ना, तो किसान किस तरीके की प्रॉब्लम को हर दिन फेस करता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। పంట వేయడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని। పంట వేసిన తర్వాత దాని పెరుగుదల ఏమేమి అవసరం ఉంది, ఫర్టిలైజర్ మొత్తం స్ప్రే మందులు వాడడం తోటి వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పంట మనకు దిగుబడి అనేది వచ్చేస్తుంది, లాభసాటిగా ఉంటది। వాతావరణం అనుకూలించకపోయినప్పుడు దాంతో దానికి సరిపోతుంది అన్నట్టు। तो कुछ प्रॉब्लम होता है ये सब काम करते समय? प्रॉब्लम होता है। क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वही हम सब जानना चाहते हैं। और सीजन में एक ही काम नहीं करते, मकान बनने का काम भी करते हैं हम। अच्छा, तो दोनों काम एक साथ, किसान के साथ में दोनों कंस्ट्रक्शन। काम हाँ जी। कंप्लीट काम चलता। अच्छा वास्ते थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता। अच्छा, मतलब इधर भी करना है और उधर भी करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। अच्छा, तो आप जब खेती करने के लिए जाते हैं तो जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, तो किस तरीके का यूज़ करते हैं? केमिकल रहता है कि ऑर्गेनिक रहता है, किस टाइप का यूज़ करते हैं पेस्ट? केमिकल डीएपी डालते हैं हम తెలుగులో చెప్పండి। ఫర్టిలైజర్ వేయడంతో పంట మన దిగుబడి వస్తుంది। ఫర్టిలైజర్ వేయకుండా పంట పండియాలంటే మనకు అంతపుటి దిగుబడి రాదు, మనం వేసినటువంటి ఖర్చులు కూడా సరిపోనట్టు దాని లోపల। ఎరువేసి పండిస్తే మనకు అంత దిగుబడి రాదు, కాకపోతే మనకు ఆరోగ్యంగా అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి పొజిషన్ ఉంటది ఎరువుతో పంటలు పండించినప్పుడు। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि आप जब भी
कोई फसल उगाते हैं तो उससे पहले जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है ना, उसका सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाना ज़रूरी है। तो आपने हाँ आपके सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाया है? हाँ, अच्छा, तो वही सब वही कुछ। चल रहा है। हाँ, रुई उगाते हैं आप बोल रहे थे, उसका हेल्थ कार्ड आपने भी बनाया है? हम्म। जी जी। अ, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप फेस करते हैं। फिर भी हम एक छोटी सी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, या फिर अगर आप रेडियो के द्वारा कोई एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि किसानों को लेकर या कोई फसल को लेकर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका एक आंसर मिल जाए या वो प्रॉब्लम सुलझ जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से जी। కంప్లీట్ ఫర్టిలైజర్ కానీ మనకు అవసరమైనటువంటి ఎరువులు కానీ వాళ్ళు కొంచెం రేట్ తగ్గించి మనకి ఇచ్చినట్లయితే हम्म। దాంతో లాభసాటిగా ఉంటది अच्छा వ్యవసాయం చేయడానికి. अच्छा अच्छा। तो వ్యవసాయం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. हम्म, आप हम्म, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी फर्टिलाइजर्स के रेट है वो थोड़े कम हो जाए। ఆ, जी जी। पानी की कोई समस्या नहीं है आपके पास में, वहाँ पे फार्मर्स के पास में? ఆ కెనాల్ సింగూర్ ప్రాజెక్ట్ కెనాల్ వస్తుంది కదా ఇక్కడ, हम्म। కాలువల ద్వారా వాటర్ వచ్చేస్తుంది, వాటర్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. अच्छा, मशीन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है खेती करते समय? ఆ మిషన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా వచ్చేసినాయి మిషన్లు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసే పని లేదు, अच्छा డబ్బులు ఇవ్వాలి, మనం పని చేయించుకోవాలి. अच्छा, मतलब లాస్ట్ దిగుబడి అంటారా, దిగుబడి విషయం లోపట సరే మనం తినడానికి ఇంకా తర్వాత చేయడానికి దానికి సరిపోతుంది. ఎక్కువ లాభసాటిగా మనం ఎక్కడ డబ్బులు సంపాదించాలంటే దాని మీద ఎక్కువ రావడం లేదు. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब काम मशीन ने बहुत आसान कर दिया है, ज़्यादा भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप जब पूरी फसल उगाते हैं तो ये पूरा फसल क्या मार्केट में दे देते हैं बेचने के लिए? हाँ, कंप्लीट मार्केट में दे कंप्लीट मार्केट, तो उसका प्रॉफिट अच्छा मिलता है आपको? मतलब जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है या कम मिलता है, ऐसा कुछ? లే- ఎట్లయినా కొంచెం తక్కువ రేటుకే తీసుకుంటారు వాళ్ళు. हम्म। వచ్చిన కాడికేమో సంతోషపడాలి అంతే, ఏం చేయనికి లేదు. अच्छा अच्छा। బోన్గా మనం అమ్మడానికి లేదు కదా. करेक्ट करेक्ट। तो రైస్ మిల్ తీసుకెళ్తే हम्म వాళ్ళు ఎంతకు తీసుకుంటామంటే అంతకి ఇచ్చేసేయాలి. మనం యువతలో పోయి కేజీ మనం అమ్మేటట్లు ఏం కదా. राइट राइट। तो हमारे सामने में ना कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है फार्मर्स को लेके कि जब वो मार्केट में जाते हैं, जो रेट में बेचना चाहते हैं ना, तो जो मार्केटिंग वाले लेते हैं उनसे वो सस्ते में लेते हैं, बहुत चीप रेट में लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो उसका जो रेट होता है वो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बेचा जाता है। तो हाँ। आपने कभी ये सब चीज़ें फेस करी हैं? आपको मालूम है ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ हो कभी? ఎప్పుడు నడిచే పని అది ఉంది కదా. हम्म, మనం తెచ్చే వస్తువుకు రేట్ ఎక్కువ ఉంటది, మనం ఇచ్చేదానికి రేట్ తక్కువ ఉంటది. राइट राइट राइट। ఈ రైతుకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమే అది కంప్లీట్ టోటల్ గా. ఈ వ్యవసాయం ఆ ముందుకు వెళ్ళకపోవడానికి కారణమే అది ఉంది. లాభసాటిగా ఉన్నప్పుడే అందరూ ముందుకు వస్తారు కదా. हम्म। ఆ లాభం మన బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడే మనం కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం. राइट राइट। ఏదో చేస్తాంలే అంతవరకే, ఇక వేస్ట్ ఉంచకుండా हम्म, పని చేయడం జరుగుతుంది వ్యవసాయం మొత్తం. जी 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 जी। सदानंद जी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने हमें दे दी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जो इतनी मधुर आवाज़ में हम सभी को अपनी बातें बता रहे हैं, क्या आप एक छोटा सा गीत हम सबके लिए गा सकते हैं? क्योंकि हमने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप भक्ति के गीत बहुत गाते हैं, तो कोई भी एक आपका थोड़ा जो थोड़ा। पसंद का गाना हो वो अगर गा के हमें सुना दे तो। పాపల నడుమా జ్యోతున్నది, పాపము పుణ్యము చెప్పుతున్నది, ఎరుపు నలుపు తెలుపున్నది, కర్పూర జ్యోతి అవుతున్నది, ఎరుక మరుపుల తెరువున్నది, తర్కవాదము లేకున్నది, నాదు బిందు కలలున్నది,
నామరూపము లేకున్నది సోమ సూర్యుల సూచున్నది రామ రామ అనుచున్నది ఆరు చక్రముల మరున్నది మేరు శిఖరము మెరుపున్నది ఇరులు మూడింట గురియున్నది సరళమైన సాక్షున్నది పాపల నడుమ జ్యోతున్నది పాపం పుణ్యం చెప్పుతున్నది जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर आवाज़ में आपने गाना गाया और अपनी कुछ बातें हमारे साथ में शेयर करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सदानंद जी। वैसे किसी ने बहुत ही सही कहा है कि ज़िंदगी के नगमे कुछ यूं गाता, मेहनत मजदूरी करके खाता, सद्बुद्धि सबको दो दाता, ये किसान नहीं ये है अन्नदाता। आज का ये खास प्रोग्राम था, ये डेडिकेटेड था सारे के सारे किसानों के लिए। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अब तक हमारे सामने आए नहीं हैं, तो अगर आपके मन में है कोई सवाल तो कर दीजिए कॉल या कर दीजिए ऐसी कुछ बातें जो हम तक पहुंच जाए ऑन 7277990088। मैं हूँ आरजे अनुष्का। स्टे ट्यून टू रेडियो मंजीरा 90.8 FM, हर पल खुशियों भरा। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 जान जानी जनार्दन तररम पम 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 साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन दे धनाधन जान जानी जनार्दन ओ जान जानी जनार्दन साहिब ने बुलवाया हाजिर हूँ मैं आया हूँ यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन दे धनाधन जान जानी जनार्दन तररम पम 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 जान जानी जनार्दन तररम पम 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 ये तीनों नाम मेरे ये तीनों नाम मेरे अल्लाह जीसस राम है मेरे जिस नाम से जो चाहे मुझे बुला ले जिसने जो फरमाया जो मांगा मैं लाया हूँ यारों का मैं यार दुश्मनों का दुश्मन धनाधन जान जानी जनार्दन तररम पम 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 है जान जानी जनार्दन तररम पम 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 ये फिल्मों के सितारे ये फिल्मों के सितारे देखो निकले चमक के सारे ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाऊं ये सबका दिल बहलाए मैं इनका दिल बहलाऊं
बट धनाधन जान जानी जनार्दन तररम पम 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 हर जान जानी जनार्दन तररम पम 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 अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी अंग्रेजी हो या देसी फिल्में सभी मैंने देखी हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं किस्मत ने घुमाया होटल में पहुंचाया हो यारों का न यार दुश्मनों का दुश्मन दे धनाधन जान जानी जनार्दन तररम पम 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 जान जानी जनार्दन तररम पम 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 वैसे कुदरत को देखने का अपना अपना नज़रिया होता है और वैसे ही कई सारे संगीतकार हैं गीतकार हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपना अपना समय प्रकृति को दिया है। इसीलिए प्रकृति बस यही चाहती है कि आप उसे बचाओ नहीं बल्कि उसे सिर्फ प्यार करो क्योंकि यही एकमात्र तरीका है उसे बचाने का। जैसे प्रकृति खूबसूरत है वैसे आप सभी भी खूबसूरत है। तो मुझे दीजिए इजाज़त ताकि कल इसी जगह इसी समय आप सभी से मिल सकूँ। हasta la vista मंजेरियंस। और बन खाती